हेलो दोस्तों, आपका एमएम स्टडी में स्वागत है। आज हम अध्याय 3 दो चरवारे रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 को स्टडी करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल निकालना। हमें समीकरण युग्म के हल कैसे निकालते हैं उसको हम इस चैप्टर में सीखेंगे। पहले हम इसका थ्योरी एंड एग्जाम्पल पार्ट को करते हैं और उसका जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा वो प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चंस पे रहेगा। चलिए पहले हम इसकी थ्योरी को समझते हैं ताकि अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म के हल किस टाइप से होते हैं उन चीजों को देखते हैं। अगर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसका कहने का मतलब एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ये किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। मतलब दूसरा कोई हल नहीं होगा, ओनली एक हल होगा। अद्वितीय इसका मतलब यही है कि दूसरा कोई हल नहीं होगा, ओनली एक हल होगा। ठीक है, उस समीकरण युग्म को हम क्या बोलते हैं? अविरोधी या संगत समीकरण युग्म बोलते हैं। अविरोधी मतलब ये विरोध नहीं कर रहा है, आपको एक हल दे रहा है, इससे ज्यादा हल नहीं दे रहा, आपका विरोध नहीं कर रहा, तो अविरोधी बोल सकते हैं इसको। इसी टाइप से अगर रेखाएं समानांतर हो, अगर रेखाएं क्या हो? समानांतर हो, इस स्थिति में समीकरण में कोई हल नहीं होगा, क्योंकि हल तभी होता है जब आपस में ये रेखाएं कहीं काटती हो या आपस में कोई पॉइंट कॉमन होता हो, अगर या इसके ऊपर रहती हो, तभी हम कह सकते हैं कि उसमें कोई हल है। जब आपस में टच ही नहीं होगी, काटेगी भी नहीं, तो उसमें कोई हल नहीं होगा। इसलिए समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती, इसलिए इसमें कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे? असंगत। मतलब आपस में संगत में आनी ही नहीं है। संगत कब होता है? जब दो आदमी मिलते हैं तब संगति होती है, जब मिलेगी नहीं तो संगति होनी नहीं है। इसलिए उसको क्या बोलेंगे? असंगत। कोई संगति नहीं होगी इनकी, आपस में कभी मिलेगी नहीं, कोई हल नहीं होगा। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि रेखाएं संपाती हो जाती हैं। मतलब एक रेखा के ऊपर तुम्हारी दूसरी रेखा का आ जाना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का आ जाना, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाइन का होना, उसको क्या बोलते हैं? संपाती। इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि हल तो हर पॉइंट पे हल है, अनेक है, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि 2.1 भी हल है इसका, 2.001 भी हल है, 2.01 भी हल है, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस टाइप के समीकरण युग्म को हम क्या बोलते हैं? आश्रित। आश्रित मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ये। पिछला वाला जो संगत था वो क्या था? अविरोधी, कि भाई एक हल आपको दे रहा है, उसमें विरोध नहीं कर रहा, उसके आगे आएगा तो विरोध करेगा। या अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं, ओनली एक। और ये संपाती क्या बोलता है? आश्रित, एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट है सब कुछ। और दूसरा इसको क्या बोल सकते हो आप? संगत। तो संगत कौन सा हो गया? ये भी संगत हो गया और ये भी संगत हो गया। अब कौन सी रेखाएं समानांतर होगी, कौन सी संपाती होगी, या कौन सी एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगी एक बिंदु पे, उसको मैथमेटिकली कैसे पता करते हैं? ये तो ग्राफ में हो गया कि कट मारेगा, ये आपकी पैरेलल चलेगी, ये तो ग्राफ से देखने में पता चल रहा है। मैथमेटिकली कैसे करेंगे उसको आगे देखते हैं। इसलिए इसको हमने एक टेबल फॉर्म में दिया है। मान लो आपके सामने रैखिक समीकरण दे रखे हैं दो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। वन a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। उसके लिए तुम्हें क्या करना है? पहले हमेशा a1 बाई a2 की वैल्यू निकालनी है, इसी टाइप से b1 बाई b2 की वैल्यू निकालनी है, और c1 बाई c2 की वैल्यू, इनको आपस में आपको डिवाइड कर देना है। जो x के मल्टीपल पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली, इस टाइप से। अगर इन अनुपातों की तुलना में a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, पहले वाले ये दोनों a और b, तो आप क्या बोलोगे? उसमें एक हल होगा, ओनली। कितना हल होगा? एक। अद्वितीय हल होगा, एक से दूसरा हल नहीं होगा। जब ये बराबर नहीं है तब कितना हल है? एक हल है। और जब ये तीनों ही बराबर है तब क्या होगा? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, सारी कंडीशनें सेटिस्फाई करेगा। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। उस टाइप की इक्वेशन को
हम बोलते हैं समपाती रेखाएं, एक दूसरे के ऊपर समपाती। और जो समीकरण युग्म होगा ये आपका क्या है, समीकरण का युग्म है। समीकरण का युग्म कौन सा होगा, संगत होगा, दोनों ही केस में संगत। क्योंकि अगर कहीं भी आपको हल मिल रहा है, चाहे एक मिलो या अनेक मिलो, हल मिल रहा है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, संगत। इसलिए पहले वाले दोनों आपके क्या, संगत। पहला वाला एक हल देता है और दूसरा वाला अनेक हल देगा, संपाती। उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसलिए वो समीकरण युग्म आपका संगत हो गया। तीसरे वाले में क्या है, समांतर वाले में a1/a2 = b1/b2। पहले वाले तो दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, सी वाला, ये डिफरेंस है। तो वो क्या हो जाएगा आपका समानांतर, जिसमें कोई हल नहीं होगा और असंगत समीकरण युग्म होगा। जो समीकरण का युग्म होगा वो कौन सा होगा, असंगत होगा। तो इस प्रश्नावली में आपके लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्पेशली ये इनके अनुपातों का। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 वो आपका हो जाएगा, प्रतिषेध करेगी रेखाएं, मतलब अद्वितीय हल होगा। ये सारी चीज आपको पता करनी। इसी टाइप से हम एग्जाम्पल को लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर उदाहरण नंबर 1 को करते हैं। उदाहरण 1 में ये बोलता है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। इस इक्वेशन का आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है इन दोनों इक्वेशन का, और जांच ये करनी है कि ये संगत है या नहीं। यदि ऐसा है तो ग्राफ द्वारा उसका हल ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको पता करना है कि संगत आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर उसका हल क्या होगा वो आपको पता करना है। हल मतलब जहां पे दोनों रेखाएं या तो कटती हो वो वाला बिंदु, मतलब उभयनिष्ठ बिंदु। हल का मतलब यही होता है, जो उभयनिष्ठ बिंदु रहते हैं दोनों इक्वेशन का, बस वो निकालने की। एक्स और वाई के कौन कौन से जो वैल्यूज है वो उभयनिष्ठ है वो निकालनी। या तो कॉमन वाली होगी, अगर ये दूसरे के ऊपर संपाती होगी तो हर पॉइंट पे उसके हल ही हल है, तो वो अपरिमित रूप से हल हो जाएगा। चलिए फिर इसको सोल्व करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, x + 3y = 6। इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो हमें x और y की दो वैल्यूज निकालनी होगी, x एंड y। मान लो मैं x = क्या मान लेता हूं, 0। जब x = 0 मानूंगा तो y क्या हो जाएगा, 3y = 6, y = 2 हो जाएगा। इसी टाइप से जब केस 2 में x मैं क्या मान लेता हूं, 3 मान लेता हूं, क्योंकि ये 3 के मल्टीप्लाई में हमें 3 के मल्टीप्लाई मानना है। जब x मैं 3 मानूंगा तो y क्या होगा, 3 + 3y = 6। 3y आपका 3 हो जाएगा, y आपका हो जाएगा 1। तो मैंने लिख दिया y = 1। तो ये थी इक्वेशन 1। इसी टाइप से अगर इक्वेशन 2 को सोल्व करना है तो क्या होगा, 2x - 3y = 12। इसके भी x और y की दो वैल्यू टेबल में निकालते हैं। पहले सेम कंडीशन, x = 0 मान लेता हूं। x = 0 मानूंगा तो क्या होगा, -3y = 12। 3 का भाग 12 में 4 बार, तो y क्या हो जाएगा, -4। x जब 0 है तो y -4। इसी टाइप से जब x 3 है तो y क्या हो जाएगा, 6 - 3y = 12, और 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -3y = 6। 3 का भाग 2 बार, y -2। x जब 3 है तो y -2। ये वैल्यू आ गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी। अब इसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका ग्राफ हो गया। टेबल नंबर 1 से देखते हैं तो x 0 पे y की वैल्यू क्या है, 2 है। x 0 पे y की वैल्यू 2 है, 0,2 हमने यहाँ लिख दिया। दूसरा क्या, x 3 पे y की वैल्यू 1 है। x 3 पे y की वैल्यू 1 है, तो 3,1 ये हमने लिख दिया। अब इसको मैं एक लाइन के द्वारा खींच लेते हैं। चलिए फिर लाइन खींचते हैं। इसी टाइप से हमने क्या किया, 0,2 एंड 3,1 जो पॉइंट्स थे उनको हमने लिख के एक लाइन खींच दी। और ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है, x + 3y = 6, इक्वेशन नंबर 1 की है, ठीक है। इसी टाइप से इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यूज है x की, x 0 पे उसका वैल्यू y का क्या है, -4। x 0 पे y -4, ये वाला पॉइंट रहेगा। इसको क्या लिखेंगे हम, 0, -4। ये कोऑर्डिनेट्स लिखने, पॉइंट लिखने बहुत जरूरी है। x 3 पे y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 क्या है, x 3 पे है, यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 3, -2। ये x और y की, इसको भी एक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए फिर लाइन खींचते हैं। तो ये लाइन हमने खींच दी।
पॉइंट किस इक्वेशन नंबर 2 के लिए? तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या थी? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। जब ये लाइन खींचते हैं दोनों लाइन जाके इस पॉइंट पे कट मारती है। अब इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू क्या है 0। तो दोनों लाइनें आप क्या लिख सकते हैं? दोनों रेखाएं x is equal to 6 and y is equal to 0 पर प्रतिषेध करती है। क्या करती है? प्रतिषेध करती है आपस में। कहां पर? x is equal to 6 पर, y is equal to 0 पर। तो जो इक्वेशन का हल होगा, समीकरण का हल होगा, वो 6,0 रहेगा आपका। ठीक है, आप कह रहे हैं ग्राफ द्वारा हल निकाली, तो ग्राफ ने हमें हल क्या बताया? 6,0। जब आप 6,0 रखोगे तो दोनों ही इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं इसमें 6 रखता हूं तो x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0, 0 हो गया, इज इक्वल टू 6। तो ये 6 इज इक्वल टू 6 इसको सेटिस्फाई करता है। और x की वैल्यू 6 यहां रखता हूं तो 6 दूना 12 और ये हो जाएगा बीच में 0 इज इक्वल टू 12। तो ये इसको भी सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब है कि जो 6,0 है वो दोनों इक्वेशन का हल है। इसका मतलब ये दोनों, अगर कोई भी पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब इनका हल सेम है दोनों का, 6,0। तो यही आपका आंसर है। उदाहरण नंबर 2 ये बोलता है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। जो समीकरण ये दो दे रखे हैं इनका हल नहीं है, या अद्वितीय हल है मतलब एक हल है दूसरा हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है मतलब संपाती रेखाएं जब होती है तब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इन चीजों को हमें ज्ञात करना है। पहली इक्वेशन क्या देखिए, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। जब इस टाइप की अगर आपको बटा में कोई संख्या दे रखी हो, जैसे ये 5 दे रखी है यहाँ, तो इसको पहले ऊपर वाली की तरह बदलो, मतलब बट्टा वाली संख्याओं को हटाओ। मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इस में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कैसे? इस टाइप से 5 गुणा 3x माइनस 24 y/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0 के साथ सब 5 का गुणा होगा, दोनों तरफ 5 का गुणा कर दिया मैंने बराबर के, इधर भी 5 का गुणा और इधर भी 5 का गुणा। तो ये तो आपका वैसे भी 0 बन जाएगा, इधर आपका 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब इक्वेशन के बराबर 0 है तब आपको इधर 5 का गुणा करने से मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 0 होता है तो उसको 0 ही रखिए, बस एक साइड आप 5 का गुणा कर सकते हैं। तो हमने 5 से जब मल्टीप्लाई किया तो 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा 15x। जब 5 का 24 के साथ गुणा होगा तो क्या होगा 5 गुणा 24y/5 प्लस इसी टाइप से 3 गुणा 5/5। ये आपका है रेजिकल। ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा। बेसिकली मैंने 5 का गुणा इसलिए किया था क्योंकि जो ये हर में जो 5 है, बट्टा में जो 5 आ रखे हैं इनको काटना है, ये संख्या हटानी थी बस इसलिए। या आप इस टाइप से भी कर सकते हो, जैसे ये 5 है तो 5 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में तो ऑलरेडी कॉमन है, और ये 5 इधर आएगा तो आपका 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। वो भी तरीका है, और ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई वाला भी तरीका है, उसमें कोई दोनों में दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन को देखते हो तो आपको लगता है 3 आप कॉमन ले सकते हो, तो हमने 3 कॉमन लिया तो ये क्या है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 जब इस तरफ जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो भी 0 बन जाएगा। तब हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिलती है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरी मॉडिफाइड तीसरी इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो ये इक्वेशन नंबर 2 ही है, बस जस्ट इसको मैंने मॉडिफाई किया इसलिए ये मैंने इसका नाम 3 दे दिया। जब तुम इक्वेशन नंबर 3 को और 1 को कंपेयर करो तो तुम्हें क्या लगता है दोनों एकदम सेम इक्वेशन है।
वो भी 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, ये भी यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों सेम इक्वेशन है तो लाइन जो आएगी दोनों इक्वेशन की वो भी सेम ही आएगी, एक ही लाइन आएगी। अगर ये लाइन आपकी 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इसकी है, तो इसकी भी लाइन वही होगी। कहने का मतलब दोनों इक्वेशन क्या होगी, समपाती। जब समपाती होगी तो उसके हल क्या होगी, अपरिमित रूप से अनेक। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब बहुत सारे हल होंगे, अनंत हल होंगे। अगर एक मोटा मोटा आप शब्दों में कहें तो इस इक्वेशन के क्या अनंत हल होंगे। लेकिन इसने बोला है कि आप उसको ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए, तो हमें इन दोनों इक्वेशनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का। चलिए फिर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का ग्राफ बनाते हैं। इस उदाहरण से आप एक चीज जरूर सीखे हो कि अगर बट्टा में कोई भी संख्या है तो पहले आप उसको काटो, सिंपल इक्वेशन बनाओ, फिर हमेशा इक्वेशन को सोल्व करना है। ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस और कुछ नहीं। चलिए फिर मैं ग्राफ बनाता हूं। पहली इक्वेशन आपको ये होगी, तीसरी इक्वेशन भी आपकी यही थी, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2। अब 2 से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 से मॉडिफाई होकर 3 मिली है तो हमें 3 ही यूज करनी है। अब जब 1 और 3 सेम है तो हमारा टेबल जो आएगा ग्राफ के लिए वो भी एक ही आएगा। और किसी भी लाइन को बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए, उसके 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। क्योंकि कोई भी लाइन बनती है, अगर हमें 2 बिंदु पता है तो हम उस बीच में दोनों बिंदु को आपस मिला के लाइन बना सकते हैं, लेकिन अगर एक बिंदु पता है तो हम नहीं बना सकते। ये सिंपल सा तरीका होता है। चलिए फिर अगर हमारे सामने इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और उसे कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमें इसको क्या कर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, 8y को इधर ले आता हूं, तो ये आपका होगा 8y इज इक्वल टू 5x प्लस 1। ये मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस 1 को मैं 8y के रूप में लिख सकता हूँ। अब मैं x की ऐसी क्या संख्या मानूं ताकि अगर 8 का भाग जाए तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। पहली बात तो 5 के मल्टीपल में जब भी आएगी तो 5 हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 5 या 0 मिलेगा। और इधर हमारा क्या है, प्लस 1। ये आपको एक लॉजिकली सोचने के लिए, आप सटीक तरीके से कैसे x की वैल्यू मान सकते हो उसके लिए है। क्योंकि बेसिकली मैं तो जहां फिक्स वैल्यू होगी आपको बोल दूंगा x इज इक्वल टू 3 है, तब आपका रिजल्ट तो आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है x इज इक्वल टू 3 रखने पे यहाँ आंसर सही आता है, x इज इक्वल टू 1 रखने में पॉइंटों में आंसर मिलेगा। तो वो मैं कैसे वैल्यू खोजता हूँ x की, वो आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मैं 5 के साथ किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो यूनिट डिजिट होगा, लास्ट अंक, यहाँ कुछ भी रहे लेकिन लास्ट में अंक या तो 5 मिलेगा, जैसे 25 में लास्ट क्या है 5 है, 30 में भी लास्ट क्या 0 है, तो 5 या 0 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उसमें मैं जोड़ने वाला कितना हूँ, 1। तो अगर 5 में 1 जुड़ेगा तो मेरा लास्ट डिजिट रहेगा 6। अगर 0 में 1 जुड़ेगा तो लास्ट डिजिट क्या रहेगा 1। और 5 में 1 जुड़ेगा तो लास्ट डिजिट क्या रहेगा मेरा 6। अब 8 की ऐसी कौन सी वैल्यू है, मतलब 8 को कौन कौन सी संख्याओं से गुणा करोगे तो 1 तो कभी नहीं आना है, ये तो फेल है लॉजिक। इसलिए हमें x की वैल्यू वो नहीं रखनी है जिससे हमें 0 मिले, जैसे 6 हो गया, 4 हो गया, सम संख्या नहीं रखनी है x के मल्टीप्लाई। तो यहाँ x की जितनी भी सम संख्या उसको आप हटा दो। अब y की कौन सी संख्या 8 के साथ आएगी तब वो 6 को सेटिस्फाई करेगा। एक तो 8 2 16, अगर y इज इक्वल टू 2 हो सकता है। दूसरा 8 7 56, 7 हो सकता है। ये दो संख्या ही ऐसी है y की जो तुम्हें क्या दे सकती है, वैल्यू 6 दे सकती है। या अगर 1 माइनस में होगा, अगर ये 5 माइनस में रहेगा ये संख्या, तो आपको क्या मिल सकता है, 4 मिल सकता है। 6 की जगह 4 भी मिल सकता है। और 4 8 का कब आएगा, 3 8 24। जब 3 का मल्टीप्लाई होगा 24 मिलेगा, तब आपको 4 मिल सकता है। तो ये हो गया आपको पूर्ण संख्या ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, हमें तो केवल 2 वैल्यू चाहिए, इसलिए मुझे पता चल गया कि x की अब कौन सी वैल्यू रखनी है, वो यहां से मैं इजीली पता कर सकता हूं। बस ये ट्रिक्स रहती है अगर आपको पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है। आप पॉइंटों में भी ज्ञात करके ग्राफ बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको फिक्स डिजिट मिलेगी आंसर में 6 4, तब इजी रहेगा ग्राफ बनाने के लिए। और वो फिक्स डिजिट कैसे खोजते हैं, ये थोड़ा सा एक तरीका होता है उसको खोजने का, इसलिए मैंने आपको बताया है। बाकी जैसे आपको ठीक लगे उस टाइप से आप करते रहिए। चलिए फिर इसी टाइप से वैल्यूज निकालते हैं हम। अब मेरे को क्या करना है,
8 का मल्टीप्लाई 16 होता है, तो मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं ताकि इसका मान है वो 16 बन जाए। तो x इज इक्वल टू 3 कर देता हूँ, 5 3 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा 16, और 16 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो तुम्हें y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2, जब x इज इक्वल टू 3 है। तो x की जब 3 वैल्यू है तो y इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तीसरा, एक कम वाला, क्योंकि 6 या तो या 4 लास्ट डिजिट होगी इनकी, एक कम वाला 24। 24 कब आता है, मुझे क्या करूंगा, जब 25 में से एक घटाऊंगा तब 24 आएगा। तो यहाँ मुझे क्या करना, -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये -25 हो जाए और ये प्लस होगा तब 24 हो जाएगा। तब मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू -5 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ, -5। जब -5 रखूंगा तो ये इधर 8y, और ये आपका -5 का 5 से गुणा होगा क्या हो जाएगा, -25 प्लस 1। तो ये घटेगा तो ये क्या आएगा, -24, और -24 में 24 में 8 का भाग 3 बार। तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -3। आपको वैल्यू मिल गई -3। बस आपको दो कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, और वो भी आपको क्या, छोटी संख्या भी मिली, पूर्ण भी मिली। बस आपने एक दिमाग लगाया कि 8 का भाग किस में जाता है और x का मैं किस संख्या का इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तभी हमें पूर्ण संख्या मिलेगी। ये इस टाइप से छोटे छोटे पॉइंट्स आपको तब हेल्प करते हैं जब आप एग्जाम में फंस जाते हैं। आपको हर बार पॉइंटों में वैल्यू मिल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे सोल्व करूं इस टाइप की इक्वेशन में, तब ये छोटी छोटी चीजें आपको हेल्पफुल रहती है। बाकी इतना बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ये। चलिए फिर हम ग्राफ बनाते हैं, हमारे पास टेबल आ गई है। अब ग्राफ में हमें इस इक्वेशन को दर्शाने के लिए पहला x की वैल्यू क्या है, 3 पे y क्या है, 2। जब x मेरा 3 है तो y मुझे क्या मिला, 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3,2। कोऑर्डिनेट्स हमेशा x, y में लिखना जरूरी है, ठीक है। इसी टाइप से जब x इज इक्वल टू -5 है तो y इज इक्वल टू क्या, -3। ये x इज इक्वल टू -5 और ये वाली लाइन आपकी y इज इक्वल टू -3 की है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -5, -3 x, y ग्रुप। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को आपस में जोड़ना है एक लाइन के थ्रू, और वही सेम लाइन मेरी इक्वेशन नंबर 1 की रहेगी। चलिए फिर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देता हूँ लाइन के थ्रू। तो ये आपको लाइन मिल गई, जब -5, -3 और 3,2 को आप जोड़ोगे तो आपको ये लाइन मिलेगी, और इस लाइन की इक्वेशन आपकी क्या है, 5x - 8y + 1 = 0। यही इस लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन की इक्वेशन आप ये भी लिख सकते हो, 3x - 24y 5y + 3y5 = 0, क्योंकि हमने जब इसको मॉडिफाई किया था तभी हमें ये मिली थी। तो ये दोनों आपस में इक्वेशन सेम ही है, इनकी लाइन जो आएगी वो सेम ही आएगी। ऐसा नहीं है कि ये इक्वेशन मॉडिफाई होगी तो इसकी लाइन अलग आएगी और इसकी अलग आएगी, दोनों सेम ही लाइन आएगी। तो आप ये भी लिख सकते, इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया ताकि इजीली सारी चीजें आपको मिल सके, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 में दे रखा है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक की कितने नग खरीदे तूने, मतलब कितनी पैंट खरीदी और कितनी शर्ट खरीदी, ये पूछ रहा है। नग का मतलब संख्या। उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप हमेशा x और y को पहले मान लो। आप क्या करो, स्कर्ट की संख्या को x मान लो। माना स्कर्ट की संख्या क्या है, x है। इसी टाइप से माना पैंट की संख्या क्या है, y है। ये आपने मान लिया x और y, स्कर्ट और पैंट की संख्या। अब वो जवाब क्या देती है कि स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट जो x है वो पैंटों की संख्या 2 गुनी से कितना कम है, 2 कम है। तो 2y - 2 हो गया, पैंटों का 2 गुना -2। ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे में क्या बोलते हैं कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुना से 4 कम है। अब स्कर्ट की संख्या है वो उसके 4 गुना से भी 4 कम है।
चीजें सेम है, उसने बराबर खरीदी, वही सेम उसी का ही वो घुमा के दोबारा से जवाब देती है, तब वो बोलती है कि उसके 4 गुना से 4 कम के बराबर किसकी है, स्कर्ट की संख्या। तब सहेलियों को ये जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। सिंपल सा मतलब वो कह रहा है कि आप x और y की वैल्यू बता दो कि उसने कितनी खरीदी है। आपने यहाँ लिख दिया है कि जो खरीदी गई स्कर्ट की संख्या वो x है और खरीदी गई पैंट की संख्या है वो y है। ठीक है, ये खरीदी गई संख्या है, देखिए खरीदी गई स्कर्ट और पैंट की संख्या x और y है। इसको दो फॉर्म में, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी। चलिए फिर इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ विधि का यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो टेबल क्या रहेगी उसको बनाते हैं पहले, x एंड y। टेबल 1 को जब मैं सोल्व करता हूँ मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 0 मान लेता हूँ। जब x इज इक्वल टू 0 मानता हूँ तो आपका क्या हो जाएगा, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 1। इसी टाइप से मैं दोबारा में क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 4 ले लेता हूँ। जब x इज इक्वल टू 4 करता हूँ तो 4 इज इक्वल टू 2y माइनस 2, तो 2y इज इक्वल टू, ये इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, और y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 3 है। ये तो हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1 के लिए। ये टेबल किसके लिए है, इक्वेशन नंबर 1 के लिए। इसी टाइप से आप दूसरा टेबल बनाइए जो इक्वेशन नंबर 2 का हो, x एंड y। इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं x इज इक्वल टू क्या करता हूँ 0 लिखता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4y इज इक्वल टू 4 कर सकता हूँ, 4 से 4 कटेगा तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 1 है। दूसरे में जब x इज इक्वल टू मैं क्या कर लेता हूँ, सेम मानते हैं, x इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं। जब मैं x इज इक्वल टू 4 मानता हूँ तो x4 इज इक्वल टू 4y माइनस 4, तो y क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 4 4 8 हो जाएगा, इतनी 2 बार, तो x की 4 पे y की वैल्यू 2 मिलेगी हमें। ये था आपका इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो ये दोनों टेबल मिल गई। अब इस टेबल की सहायता से हम ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं और पता करते हैं कि एक्चुअल में उसकी x और y की वैल्यू क्या है, कितनी उसने पैंटें खरीदी, कितनी स्कर्ट खरीदी, उसको पता करते हैं। वो कैसे पता चलेगा, जब दोनों लाइनें जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी और उस बिंदु पे जो वैल्यू रहेगी वही आपका आंसर है। तो पहले वाला क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1, पहली वैल्यू है। दूसरा x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू क्या है 3। दूसरा पॉइंट ये हो गया, ये 4,3 हो गया, और ये आपका हो गया 0,1। ठीक है, इन दोनों को मैं एक लाइन के हिसाब से मिला देता हूं। तो मैंने इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लाइन के द्वारा मिला दिया। अब हमारा उसी टाइप से इक्वेशन नंबर 2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1, यही सेम पॉइंट, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू क्या 2, तो 4,2। ये तो आपकी इक्वेशन कौन सी थी, पहली वाली, x इज इक्वल टू 2y माइनस 2। अब दूसरे इन कोऑर्डिनेट्स को लाइन के थ्रू मिलाते हैं। इसी टाइप से हमने इक्वेशन नंबर 2 की लाइन खींचते। इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या थी, x इज इक्वल टू 4y माइनस 4। ये दोनों किस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, इस पॉइंट पे, किस पे, 0 और 1 पे। x इज इक्वल टू 0 पे एंड y इज इक्वल टू 1 पे प्रतिच्छेद करती है। इसका उसने क्या खरीदी 0, एंड जो पैंट खरीदी है वो उसने 1 खरीदी है, तो उसने खरीदारी क्या करी है, 1 पॉइंट। यही आपका आंसर है। जिस पॉइंट पे प्रतिशत करती है 0 कोऑर्डिनेट 1 है, तो उतनी ही x की वैल्यू रहेगी, x की वैल्यू 0 रहेगी, y इज इक्वल टू 1 रहेगी। तो आपको पता चला कि स्कर्ट की संख्या थी वो 0 थी और पैंट की संख्या 1 थी। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से हमने प्रश्नावली 3.2 का थ्योरी एंड एग्जाम्पल जो थे वो हमने सोल्व किए, और जो नेक्स्ट रहेगा वो प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसलिए आप एमएम स्टडी के चैनल को यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अदर प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम पे एंड फेसबुक पे और जीमेल पे हम हैं, तो वहां भी आप हमसे जुड़िए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।